हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी विहार। इस वीडियो के अंदर हम 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उनकी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं आज। और 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम एक सीरीज़ के तहत सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करेंगे, ताकि एग्ज़ाम कंडीशंस में हम अपनी लिमिटेड नॉलेज के साथ उन रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें इसको फिगर आउट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टेक्नोपोलिस। ऑप्शंस दिए हुए हैं सिलिकॉन वैली, लंदन, पेरिस और मॉस्को। तो टेक्नोपोलिस किसे कहते हैं? कोई भी सिटी या अर्बन एरिया जो कि बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और वहाँ पे बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस का, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस बहुत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस बेस्ड बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं उस इलाके को, तो उस इलाके को हम क्या बोलेंगे? टेक्नोपोलिस कहेंगे। तो सिलिकॉन वैली को टेक्नोपोलिस कहा जाता है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है, प्रिसाइसली कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर, ठीक है। और ये आपके वेस्ट कोस्ट में लाई करता है यूएस के। तो अगर हम रफली ये वेस्ट कोस्ट यूएसए को ड्रॉ करेंगे मैप में, तो यहाँ पर आपकी सिलिकॉन वैली पड़ेगी, ठीक है। ये इस इलाके में वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया के अंदर, और ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने की वजह से सिलिकॉन वैली कहलाता है। और इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। आप ये नोट कर लें, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट। अच्छा हाँ, मैं सेट जी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चंस उस सेट के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन पेपर में जाकर के इन रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं और अपने आंसर्स चेक भी कर सकते हैं साथ के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज़ एन आर्टिफिशियल पोर्ट। ऑप्शंस है मार्मुगांव, मुंबई, कोच्चि और चेन्नई। तो चेन्नई पोर्ट जो है वो आर्टिफिशियल पोर्ट है। इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे, अगर आपको मान लीजिए याद नहीं है, आपने रट के नहीं रखा हुआ कि कौन सा आर्टिफिशियल है, कौन सा रिवराइन है, कौन सा टाइडल है, क्या नहीं है, तो आप कैसे आर्टिफिशियल पोर्ट वाला क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाते। बाकी के जो तीन ऑप्शन है ना, ABC, ये तीनों के तीनों वेस्टर्न कोस्ट पे अवेलेबल हैं ये तीनों पोर्ट्स, और डी जो है वो ईस्ट कोस्ट में। तो ये ना कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन जाता अगर आपकी कंसेप्ट्स क्लियर हैं। देखते हैं कंसेप्ट। वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया की, ये कोस्ट लाइन सबमर्जेंट कोस्ट है, मतलब जो समंदर की सतह है वो बहुत गहरी है, इस वजह से नेचुरली शिप्स को डॉक करना आसान है। यहाँ पे नेचुरल हार्बर्स अवेलेबल हैं, नेचुरली यहाँ पे पोर्ट अवेलेबल है। लेकिन जो अपना वेस्ट कोस्ट है ना, ये इमर्जेंट पोर्ट, ये इमर्जेंट कोस्ट है, उथला पानी है, सतह बहुत ऊपर है। तो अगर यहाँ पे शिप डॉक करनी है तो पोर्ट क्रिएट करना पड़ता है आर्टिफिशियली। बहुत पुराने समय में ही चेन्नई पोर्ट को क्रिएट किया गया था, एक काफ़ी पुराना पोर्ट है, इट्स एन एंशिएंट पोर्ट, ठीक है। पर ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये नेचुरली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, क्योंकि ईस्ट कोस्ट पे हमारी कोस्ट लाइन इमर्जेंट है। वहाँ पे इमर्जेंट कोस्ट लाइन होने की वजह से नेचुरली पोर्ट डॉक कर ही नहीं सकती, तो आपको बनाना पड़ेगा पोर्ट। तो चेन्नई पोर्ट जो है वो आर्टिफिशियली बनाया गया है। वेस्ट कोस्ट की मोस्टली पोर्ट्स जो हैं वो नेचुरल पोर्ट हैं। JNPT जो है ये बाद में बनाई गई थी, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया था। इस लोड को कम करने के लिए, उसके ट्रैफिक को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT नाम से नावा शेवा महाराष्ट्र में बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ईस्ट कोस्ट पे भी बहुत सारे आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं। चेन्नई पोर्ट हो गया, इसके अलावा ट्यूटिकॉरिन पोर्ट, ये है ट्यूटिकॉरिन पोर्ट, यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये पोर्ट हो गया, कोलकाता पोर्ट, पारादीप, ठीक है। ये सारे आपके आर्टिफिशियल पोर्ट्स हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। लावा की कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से कौन सा वाला रॉक बनता है? तो ऑप्शन हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री, क्रिस्टल एंड मेटामॉर्फिक। तो सही जवाब कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। इग्नियस रॉक्स होते हैं। तो हमें पता है कि मैग्मा जो है हमारे अर्थ के अंदर मैंटल लेयर में मोल्टन फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ये हो गया कोर, मैंटल, दिस इज़ मैंटल लेयर, दिस इज़ कोर लेयर एंड दिस इज क्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा मैग्मा, बहुत सारा लावा अवेलेबल है, और ये अब बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर है यहाँ पे। तो उस प्रेशर को निकालने के लिए ये इंट्रूड कर रहा है इस लेयर के अंदर, जगह जगह से ट्राई करता है कि बाहर आ जाए, ठीक है, बाहर फूट के आ जाए ये लावा इस तरह से। और वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं इस प्रोसेस में। कई बार वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, कई बार नहीं होते। तो मान लीजिए ये हमारी अर्थ की सतह है और ये लावा है जो कि फूट नहीं पाया और ये इकट्ठा होकर यहाँ पे रह गया, ठीक है। ये अपना लावा है।
समय के साथ ये जो सॉइल है, इसके ऊपर की जो लेयर है हमारे अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर, ये पानी की सहायता से, विंड की सहायता से इरोड हो गई। तब जो नई सतह बनेगी वो समवेयर अराउंड हियर बनेगी। मान लीजिए लगातार इरोजन से ऊपर की सारी सतह चली गई, तो जो नीचे की रॉक है वो समय के साथ एक्सपोज होके ऊपर आ गई है। ऐसा सिचुएशन बन गया है। देखिए ये रॉक है और अब यहाँ पे सतह है। तो ये जो एक्सपोज्ड रॉक है ये है इग्नियस रॉक। ये नीचे पहले के समय में अंदर था और लावा था, पर कूल होते 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 जम गया और अब इग्नियस रॉक बन गया। ठीक है, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं? ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल से मेरा मतलब है कि फ्लोरा और फौना, पशु पक्षी एक्सेट्रा, ये सब बेरी हो जाते हैं। बहुत सालों तक एक समय एक जगह पर स्थित अपना वाटर लूज़ करते हैं, फिर एक साथ कॉम्पैक्ट होकर सीमेंट हो जाएंगे और जो रॉक बनेगी उसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। मान लीजिए कि इस लेयर में कुछ पशु हैं, इस लेयर में किसी और किस्म के पशु पक्षी, इस लेयर में किसी और किस्म के किसी और काल में कुछ पशु पक्षी इकट्ठा होते हुए और एक साथ रहते हुए एक साथ एक जगह इकट्ठा थे बिना किसी मूवमेंट के। अगर ये इकट्ठा रह गए, इनके ऊपर सडन अमाउंट ऑफ लोड पड़ा और ये कॉम्पैक्ट हो गए, सीमेंट हो गए, एक साथ जम गए, तो इस तरह की रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और इनमें स्ट्रेटास और लेयर्स दिखते हैं, जैसा कि आप इस तरह इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। 1 2 3 इस तरह की लेयर्स है। हर समय में डिपॉजिटेड मटेरियल की अलग लेयर शो होती है। तो ये एक स्पेसिफिक फीचर है सेडिमेंट्री रॉक का, स्ट्रैटिफिकेशन होना, स्ट्रैटिफाइड रॉक होना। क्रिस्टल जो है ये कोई मेन स्ट्रीम रॉक फॉर्म नहीं है। क्रिस्टल एक इग्नियस फॉर्म का ही, एक इग्नियस रॉक का एक फॉर्म हो। क्रिस्टल तो किसी भी रॉक से बन सकता है, तो ये तो पता नहीं बेतुका सही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। मेटामॉर्फिक रॉक जो है इग्नियस और सेडिमेंट्री, ये दोनों रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती हैं अपने मेटामॉर्फोसिस से। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। इग्नियस रॉक एक किसी स्थान पर बहुत टाइम तक रखी रह गई और उसके ऊपर बहुत तेज़ प्रेशर और हीट पड़ा, उस सिचुएशन में, या फिर सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट पड़ता है, तो वो अपना स्वभाव बदल लेती है, उसके केमिकल नेचर में चेंज आ जाता है, उसके फिजिकल नेचर में चेंज आ जाता है, कोई नई किस्म की रॉक बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस से बनती है वो। तो इग्नियस रॉक इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कूलिंग और सर्टिफिकेशन ऑफ लावा, ग्रेनाइट, गैब्रो, ऑब्सीडियन एक्सेट्रा, उन सबको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं साथी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस इनहैबिटेट्स इन इंडिया, इन चाइना, मंगोलिया एंड जापान। ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलाइड, नेग्रो, मंगोलाइड, नॉर्डिक। थोड़ा सा यहाँ पे इसको देख के पकड़ पाना आसान था। इस वर्ष इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी हैं जिनमें आप क्वेश्चन को देखकर ये आंसर आराम से फिगर आउट कर सकते हैं। 2 से 3 सवाल ऐसे तो आराम से मिल जाएंगे आपको। तो मंगोलाइड इज़ करेक्ट आंसर। अगर आप अपने दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हैं किसी भी चाइना या जापान के इंसान को, तो आपको फिगर आउट हो रहा होगा कि उनकी स्किन थोड़ी पीली सी सफ़ेद है, पेल येलो स्किन होती है, आंखें छोटी छोटी होती हैं, नाक चपटी सी जिसको हम प्लेटेराइन नोज़ कहते हैं, और नोज़ ब्रिज बहुत हाई नहीं होगी उन लोगों की, है कि नहीं। इस तरह के जो फीचर्स हैं जिसमें आपके बाल स्ट्रेट हैं, काले हैं, उसको मंगोलाइड रेस के फीचर्स कहते हैं। ठीक है, नेग्रो जो हमारे अफ्रीकन भाई बहन हैं, जिनकी नाक थोड़ी सी ब्रॉड है, लिप्स प्रोट्रूडिंग है, आंखें बड़ी और कर्ली बाल हैं, गठीला शरीर, मस्कुलर स्टैचर विद हाइट, उन लोगों को हम नेग्रो रेस के अंदर कैरेक्टराइज करते हैं। और ऑस्ट्रेलाइड, अगर आप लंदन मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया के किसी पर्सन को इमेजिन कर पा रहे हैं जिनकी खड़ी नाक है, लेप्टोराइन नोज़ कहते हैं उसको, स्ट्रेट खड़ी नाक है उनकी, और भूरी नीली आँखें हैं, विथ ब्लॉन्ड काइंड ऑफ हेयर, रेडिश वाइट स्किन, तो ये सारे जो है ऑस्ट्रेलाइड रेस के लक्षण हुए। और नॉर्डिक रेसेस जो हमारे नॉर्डिक कंट्रीज़ में मिलने वाले रेसेस हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में, थोड़ी सी इनकी हाइट कम होती है क्योंकि बहुत ठंड होती है उन इलाकों में। ठीक है, और फेयर स्किन होता है अगेन। ठीक है, आइज आर ब्लू एंड ब्राउनिश, एंड अगेन दीज गाइज आर वाइट इन कलर, लाइक रेडिश वाइट होते हैं ये लोग। मेजरली आपको नेग्रो, मंगोलाइड और ऑस्ट्रेलाइड में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है। ये सब रेस हो गया, इतना ज़्यादा रेस क्लासिफिकेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन 3 रेसेस को अच्छे से समझेंगे तो आगे भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। इस प्रश्न का ऐसा जवाब है मंगोलाइड रेस। हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में हमको इस रेस के लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया।
सॉरी, फॉलोइंग आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। आई एम सॉरी, आई रेड द क्वेश्चन रॉन्ग। सेकेंड, यहाँ पे आपको गारो हिल्स, दूसरा नंदा देवी, तीसरा कामित और चौथा कीटू पीक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसको अरेंज करना है कैसे, ईस्ट से वेस्ट, मतलब ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, ठीक है। अब गारो हिल्स कहाँ है, बेसिक मेघालय में 3 पहाड़ियाँ बड़ी फेमस, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। लाइन से पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, तो आपको वहाँ से मेघालय का गारो मिल गया। और केटू पीक आपको पता होगा, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, इंडिया का हाईएस्ट पीक है, इसलिए आपको केटू पीक पता होगा। कश्मीर में इतना तो पता ही होगा। उसके अलावा नंदा देवी और कामित उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में स्पेसिफिकली कौन सा लेफ्ट में है, कौन सा राइट में, यानी कि कौन सा ईस्ट में, कौन सा वेस्ट में, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को। लेकिन मैं यहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर एलिमिनेशन की मेथड से जाते हैं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे देखिए, हमको पता है कि गारो हिल जो है वो मेघालय में है। इन सभी ऑप्शन में आपका कश्मीर, मेघालय और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ईस्टर्न में जो है वो मेघालय हो गया। तो गारो हिल को आप नंबर 1 पे दे देंगे, ये वाला। और इन तीनों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वेस्टर्न में जो है वो कश्मीर हो गया, तो आप केटू पीक को लास्ट कर देंगे 4th पे। तो आपको 1 और 4 से देखिए क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, आप इन चारों को ध्यान से देखिए। 1 सेकेंड, इन तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ईस्ट पोजीशन पे 1 कहीं भी नहीं है, ये वैसे सॉल्व हो जाता था। और वेस्ट पोजीशन पे 4 कहीं पे भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कहीं पे भी 4th नहीं है, मतलब केटू पीक कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये वेस्टर्न मोस्ट है। ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाता था, कुछ भी एक पता होता आपको तो आप उससे ये क्वेश्चन बना सकते थे। इसके अलावा अगर प्रिसिशन की बात करें तो नंदा देवी और कामेत जो है दोनों के दोनों उत्तराखंड में ये पीक्स लाई करते हैं। इमेजिन, ये थोड़ा सा रफली मैं उत्तराखंड का नक्शा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मान लीजिए तिब्बत ऑटोनोमस एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया ये वाला इलाका। तो ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट और ये है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नंदा देवी जो पहाड़ी है ये लोकेटेड है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, मतलब क्या हो गई, ईस्टर्न हो गई, ठीक है। ये हो गई ईस्ट कंपेयर टू कामेत, और कामेत जो है वो गढ़वाल ज़िले में है, तो ये हो गई वेस्ट। अब 2 और 3 अरेंज कर लेते, तो 2 जो है वो ईस्ट पे आ जाएगा, ये रहा 2, और 3 जो है वो वेस्ट पे आ गए, है ना, 1 2 3। तो नाउ यू नो ऑर्डर कि पहले K2 आएगा वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कामेत पीक नेक्स्ट जो है, फिर नंदा देवी एंड देन गारो। इसी को देखिए, नंबर 1 पे गारो, नंबर 2 पे ये नंदा देवी, नंबर 3 पे कामेत और नंबर 4 पे K2। अरेंज हो गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। ऑप्शन ए है हाई लेबर डिमांड इन सिटीज़, बी है अनबैलेंस्ड रूरल अर्बन डेवलपमेंट, सी है फ्यू जॉब्स इन रूरल एरियाज और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जवाब तो ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि ये सारे के सारे ही फैक्टर्स रूरल अर्बन माइग्रेशन के लिए कारण हैं। ये देखिए, शहरों में लेबर की अच्छी डिमांड है ही, तो ये पुल फैक्टर हो गया, लोग इंटरेस्टेड होते हैं पलायन करने के लिए शहरों में, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपका सर्विसेज सेक्टर, हर जगह लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो लोग वहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। रूरल अर्बन डेवलपमेंट अनबैलेंस्ड है, रूरल एरिया में कम डेवलपमेंट, अर्बन एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट, लोग ज़्यादा कीन है टू शिफ्ट टू द अर्बन एरियाज। इस तरह से रूरल एरियाज़ में कम जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होना, ये एक पुश फैक्टर है, लोगों को पुश करता है टू लीव दैट प्लेस एंड टू गो आउट इन द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब। तो ये हो गया, तीनों के तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो गए, है ना, ऑल ऑफ द अबव कारण है। बहुत साधारण सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं। अगला सवाल देखते हैं, 64th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ऑप्शन दिया हुआ है तुंगभद्रा, नर्मदा, पेंगंगा, महानदी। डिफरेंट कैसे आप इसको फिगर आउट करेंगे कि तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है ना, और ये अगर मैं इंडिया पेनिनसुला बनाती हूँ तो तुंगभद्रा महाराष्ट्र से निकल करके, ये 1 सेकेंड, महाराष्ट्र में नहीं, नीचे है थोड़ा सा, हाँ, कर्नाटका से निकल करके तुंगभद्रा तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल चली जाती है। नर्मदा जो है वो एमपी के अमरकंटक पहाड़ियों से निकल करके महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए गल्फ ऑफ कैम्बे में ड्रेन कर जाती है, ये नर्मदा है, ये होगी हमारी तुंगभद्रा। उसके बाद पेंगंगा जो है, अब
अच्छा, तुंगभद्रा डायरेक्टली नहीं, वो एक्चुअली कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, तो कृष्णा में मर्ज करके फिर वो जाएगी बे ऑफ बंगाल में। थोड़ा सा मैं क्लियर कर, आई डोंट वांट टू साउंड टेक्निकली इनकरेक्ट ओवर हियर। पेंगंगा जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये महाराष्ट्र से चलती है और गोदावरी में मर्ज होकर के ये भी फ्लो करेगी टुवर्ड्स ईस्ट ओनली, ठीक है। और फाइनली गोदावरी जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर के फॉल करेंगी, लेकिन पेंगंगा का जो फ्लो है वो टुवर्ड्स ईस्ट है। इसके अलावा जो और नदी दी हुई है महानदी है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो ये भी ईस्ट फ्लो कर रही है। तो ये सारे रिवर्स देखिए ध्यान से, यहाँ पर नर्मदा के अलावा जितनी भी रिवर्स हैं यहाँ पे वो सब की सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, सिर्फ नर्मदा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इस वजह से नर्मदा इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्लो दिखा दिया इन लोगों का, तो नर्मदा इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर बिकॉज इट इज़ वेस्ट फ्लोइंग। रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ है, बहुत बार पूछा हुआ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। और ये बाकी सारी की सारी जो है ये ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल अकर्स इन द मीनास गेराइस प्रोविंस ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के मीनास गेराइस प्रोविंस में कौन सा मिनरल अकर करता है? बॉक्साइट, आयरन ओर, माइका या कोल। तो ये है हमारा रफली साउथ अमेरिका। तो कुछ यहाँ पे ये ब्राज़ील है, तो यहाँ पे लोकेटेड है ये वाला माइन मीनास गेराइस, और ये आयरन ओर के लिए प्रख्यात है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से आयरन प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़ा रिजर्व है आयरन का, ठीक है। ब्राज़ील देश के अंदर मीनास गेराइस आयरन ओर के लिए। बॉक्साइट भी थोड़ा बहुत वहाँ से प्रोडक्शन होती है, बट इतनी अमाउंट ज़्यादा नहीं है कि उसके नाम से जाना जाए। आयरन ओर के लिए वो जाना जाता है खासकर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईली एलोंगेटेड एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो एलिप्स क्या, ये देखिए ये हो गया एलिप्स। हाईली इलेक्टेड जब बोल रहा है तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा, तो इनमें से कौन से में ज़्यादा एलोंगेटेड एलिप्स बन रहा है? एस्टेरॉइड, कॉमेट, मेटेओराइट, मीटियोर। इन लोगों का कोई ऑर्बिट नहीं होता, ये लोग ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में नहीं घूम रहे, इनको एलिमिनेट कर दीजिए आप, 2 पे बच गए। तो कॉमेट जो है इनका एलोंगेटेड ऑर्बिट होता है, क्योंकि एस्टेरॉइड का जो है ना मोर और लेस सर्कुलर इलिप्स, मतलब थोड़ा सा एलिप्टिकल है बट मोर और लेस सर्कुलर, इतना एलोंगेटेड इनका ऑर्बिट नहीं है। एस्टेरॉइड हैं क्या? देखिए सन है, तो सन के अराउंड आपके प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ डिस्टेंस पे जो हमारे इनर प्लैनेट्स जहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, 1 सेकेंड, मैं यहाँ इधर बनाना प्रेफर करूँगी। सन है ये, तो कुछ डिस्टेंस पे ना रॉकी मटेरियल, मेटालिक और आइसी मटेरियल का ऐसा रिंग बना हुआ है, और ये जो रिंग है इसको हम कहते हैं, ये इसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। और अंदर हमारे प्लैनेट्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, इनको इनर प्लैनेट्स बोलेंगे। यहाँ पे मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स इसी जगह पे अवेलेबल हैं, और इसके बाहर आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। यूरेनस, जुपिटर वगैरह सब यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एस्टेरॉइड बेल्ट ये वाली बेल्ट होगी, इसमें एस्टेरॉइड्स हैं, और इन्हीं में से एक आधा मेटियोर निकल करके मान लीजिए अर्थ के ऑर्बिट में आ गया, अर्थ की सरफेस पे आ गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया, तो उसको मेटियोर कहते हैं। कोई रॉकी मटेरियल, कोई मेटालिक मटेरियल इस एस्टेरॉइड बेल्ट से छटक करके आ गया, उसे मेटियोर कहेंगे। वो ब्रेक ऑफ कर गया एस्टेरॉइड से, मतलब उसका एक टुकड़ा, एस्टेरॉइड का कोई टुकड़ा है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में मान लीजिए आ गया, तो जो बाहर की आयनोस्फेयर है इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो उस चार्ज में आने के बाद, उस चार्ज के कांटेक्ट में आने के बाद जो मेटियोर है वो बर्न करना शुरू कर देता है, इसलिए वो एक बिल्कुल फायर बॉल की तरह अपीयर करता है। उसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं कुछ लोग, और फिर कुछ लोग उस पर कस्में खाते हैं, मतलब विशेज़ मांगते हैं, अगर आपने देखा होगा फिल्मों में। तो वो कुछ और नहीं, वो मेटियोर्स होते हैं, जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट से, किसी एस्टेरॉइड से टूटा हुआ टुकड़ा है रॉकी मटेरियल का, किसी पत्थर का, ठीक है। और मेटियोर्स की स्टडी से हमें प्लैनेट्स के बारे में पता चलता है कि कैसे प्लैनेट्स फॉर्म हुए होंगे एक्सेट्रा, उनको स्टडी किया जाता है। तो जब ये मेटियोर्स मान लीजिए एस्टेरॉइड बेल्ट से टूट करके धरती की सतह पे गिर गए और सर्वाइव कर गए, क्योंकि यूजुअली बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ही, इतना चार्ज होता है, अगर यहाँ पे सर्वाइव कर गए तब उन्हें मेटियोराइट कहा जाता है, ठीक है। तो मेटियोर्स जो है वो इस मोशन में आ रहे हैं और धरती पे गिर गए तो उन्हें मेटियोराइट कह रहे हैं, इनका कोई वैसा ऑर्बिट है नहीं। तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो, और कॉमेट और एस्टेरॉइड में कॉमेट जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट रखता है, उसका होता है, ठीक है। सो वी हैव दिस करेक्ट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which of the following drainage system drains land of Bihar? So options हैं यहाँ पे घाघरा, महानदी, यमुना और नर्मदा, है ना। Which of the following drainage system drains the land of Bihar? बिहार में कौन सी नदी बहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं, महानदी जो है हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है
कि महानदी ये छत्तीसगढ़ से निकल करके उड़ीसा को ड्रेन करती हुई, 1 सेकेंड, ये छत्तीसगढ़ से निकल करके उड़ीसा को ड्रेन करती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। यमुना जो है ये इलाहाबाद में ही मिल गई, ठीक है, प्रयागराज में ही मिल गई गंगा से, तो बिहार तक तो आई ही नहीं। नर्मदा ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, एमपी से निकली और महाराष्ट्र वगैरह होते हुए ये अगेन गल्फ ऑफ कैम्बे में वेस्ट तरफ फ्लो कर गई, तो बिहार इसको बिहार आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उस तरफ उसका कोई लेना देना है नहीं। तो एलिमिनेशन से यू कुड सॉल्व घाघरा। और अगर आपने बिहार थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता है कि बिहार की मेजर जो नॉर्थ में हमारी रिवर्स हैं जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, इसमें घाघरा एक रिवर है, ठीक है। नॉर्दर्न बिहार को ड्रेन करती है घाघरा नदी, और ये मापचाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में, ठीक है, और ये गंगा से छपरा में मिलती है, ठीक है। ये अगर गंगा है और ये घाघरा है तो छपरा में ये इसका मीटिंग पॉइंट है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 सेकेंड कि कहाँ पे रिवर्स मिल रही हैं गंगा से, कोसी का, गंगा का, गंडक का, सब रिवर्स कैसे पूछ रहे हैं। तो छपरा में ये गंगा से मिलती है और ये घाघरा नॉर्थ बिहार को ड्रेन करती है, ठीक है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ मेजर रिजर्व्स ऑफ कोल। सिंटैक्स का भी एरर है, क्वेश्चन भी ठीक से नहीं फॉर्म किए हुए हैं। है ऑप्शन देखिए, ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो कोल रिजर्व्स हैं ये झारखंड में आपको झरिया, हज़ारीबाग झरिया जो सबसे बड़ा और वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइन है और रिज़र्व है कोल का, झारखंड में आपको इन दोनों लोकेशन बता दिया मैंने, झरिया हज़ारीबाग में बहुत सारे रिजर्व्स हैं। छत्तीसगढ़ में आपका तालचेर कोल फील्ड में, ईब नदी के कोल फील्ड में बहुत बड़े कोल रिजर्व्स हैं। उड़ीसा में कुसमुंडा, 1 सेकेंड उल्टा कर दिया मैंने, तो तालचेर इज़ इन उड़ीसा, तालचेर कोल माइन इज़ इन उड़ीसा, ठीक है। और ईब जो रिवर है उसका भी जो कोल फील्ड है दोनों उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में आपका कुसमुंडा और वो गेवरा वाला है, ठीक है। कुसमुंडा के माइंस जो हैं और गेवरा के माइंस ये बहुत बड़े मैसिव कोल रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो ये सारे ही एरियाज़ बहुत बड़े, तीनों ही स्टेट्स बहुत बड़े कोल प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स इनमें अवेलेबल है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होगा। आप इन एरियाज़ को नोट कर लीजिएगा कि झारखंड के अंदर झरिया हज़ारीबाग और उड़ीसा के अंदर तालचेर और ईब नदी की कोल फील्ड, छत्तीसगढ़ में कुसमुंडा, गेवरा और 2-3 जो मेजर कोल रिजर्व्स हैं। यू शुड बी लुकिंग एट द मैप फॉर नेक्स्ट एग्जाम। मिनरल्स तो हमेशा करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच लोकसभा सीट वन ऑफ इंडियाज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs शोम्पेन ट्राइब, ठीक है, ट्राइब का नाम पूछा है, ट्राइब के बारे में पूछा है, शोम्पेन ट्राइब है, फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज द डेमोक्रेटिक राइट टू वोट इन अप्रैल 2024। तो इसको हम ना करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्टैटिक ठीक था, अगर, क्योंकि देखिए ट्राइबल्स को पढ़ना कि कौन से ट्राइब की लोकेशन किस जगह पे है ये ज्योग्राफी का हिस्सा है। अगर आपका ट्राइब्स क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन वैसे भी कर सकते थे अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैंने इसको ज्योग्राफी में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ज्योग्राफी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे। ल्यूसेंट वगैरह में आपको ट्राइब्स का एक टेबल मिल जाता है, ठीक है, कहाँ पे कौन से ट्राइब्स अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ आप गूगल कर सकते हो, एक लिस्ट बना लो, हमारी एक वीडियो भी है ट्राइब्स के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं कि शोम्पेन ट्राइब के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा है कि PVTG शोम्पेन ट्राइब ने पहली बार वोट कहाँ पे किया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी लोकसभा सीट में। तो ये है त्रिपुरा ईस्ट, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है विजयनगरम आंध्रा, और त्रिपुरा और अंडमान एंड निकोबार। तो जो शोम्पेन ट्राइब है ये एक मोंगोलाइट ट्राइब है, ठीक है। मोंगोलाइट के मैंने लक्षण बताए हुए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के या चाइना के लोग हमारे जो जिनकी जैसी अपीयरेंस होती है वैसी अपीयरेंस शोम्पेन ट्राइब वालों की भी होती है। आंखें छोटी होती है, एपिकैंथिक फोल्ड, चपटी सी नाक और पेल येलो स्किन होगी, स्ट्रेट हेयर होगा। ये लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड के ग्रेट निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, ये वाली जो जगह है। तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये मिलते हैं हमें, ठीक है। शोम्पेन ट्राइब ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड पीपल ऑन अर्थ हैं, सबसे अलग थलग रहने वाले। आप देख सकते हैं पूरे ये श्रृंखला में, अंडमान निकोबार आइलैंड श्रृंखला में सबसे नीचे आपको दिख रहा है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड, तो काफ़ी डिस्टेंट है हमारे मेनलैंड इंडिया से ये लोग। और ये मोंगोलाइट रेस के हैं। टोटल भारत में कितने PVTGs हैं ये भी क्वेश्चन बन सकता है, UPSC में आ चुका है, 75 PVTGs हैं अभी इंडिया में, ठीक है, 75 है।
पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब आके देखते हैं अगला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? 1.6 दिया हुआ है, फिर 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, 1.2 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, 1.8 है। तो देखिए सोलर कांस्टेंट होता क्या है? जो भी अमाउंट है सोलर एनर्जी की जो धरती के एक यूनिट एरिया पे, धरती के सरफेस के एक यूनिट एरिया पे एक यूनिट टाइम में पहुंच रही है, उसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। The amount of solar energy that reaches a unit area on the earth's surface per unit of time। तो ये ना लगभग 1.38 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, और उसको हम राउंड करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी जो है सोलर एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर पे अर्थ के ऊपर पड़ रही है। बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, नो मोर रॉकेट साइंस। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज़ैद क्रॉप। इनमें से कौन सा ज़ैद क्रॉप है? तो ज़ैद क्रॉप आपको पता होना चाहिए कि रबी और खरीफ के बीच में, ठीक है, बिटवीन रबी एंड खरीफ ये फसल उगाई जाती है। इसका समय होता है कुछ मार्च से जून के बीच में, जब ठंड जाने को शुरू हो और गर्मी आने वाली हो, गर्मी आ रही हो, तो उस सीज़न में आपको ज़ैद फसलें उगाई जाती हैं। इनमें से कौन सा ज़ैद है? ग्राम, फॉडर, मस्टर्ड, कॉटन। तो फॉडर जिसे चारा कहते हैं, ठीक है, जानवरों का चारा, ये एक ज़ैद क्रॉप है। इसके अलावा जो क्यूकम्बर है, मस्क मिलन है, मतलब खीरा, खरबूज, तरबूज, सनफ्लावर, ये सब भी ज़ैद क्रॉप में आता है। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आपको ये क्लियर था, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा था कि फॉडर जो है वो एक ज़ैद क्रॉप है, बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। ग्राम जो है ये दाल है, ठीक है, और मोस्टली जो दालें हैं, जो पल्सेस हैं, ये सर्दियों में, यानी कि रबी फसल है। पल्सेस आपको रबी फसल है, ये आपको नवंबर से अप्रैल के टाइम पे इनकी बुआई से लेकर कटाई का प्रोसेस चलता है। ठीक है, नवंबर में बोते हैं और अप्रैल के आसपास इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। मस्टर्ड और कॉटन जो है, मस्टर्ड भी एक रबी फसल हो गई, ये भी सर्दी की फसल है। कॉटन एक खरीफ फसल है, गर्मी में उगती है। आपको अप्रैल में इसकी बुआई होगी, अप्रैल के आसपास, और मई में इसको हार्वेस्ट करते हैं। जो भी खरीफ फसलें हैं उनको आप मई में हार्वेस्ट कर लेते हो। इसके अलावा जो खरीफ फसलें हैं, एक बार थोड़ा सा मेजर रबी खरीफ देख लेते हैं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकेगा। हाँ, तो खरीफ फसल, रबी फसल और ज़ैद। खरीफ की जो टाइमिंग है वो अप्रैल से मई है। रिवीजन एक बार कर लेते हैं, कई बार लोगों को पता होता है फिर भी वो गलत करके आ जाते हैं। और इसमें आपका चावल आ जाएगा, मकई आ जाएगा, ग्राउंड नट आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, मेजर याद रख लीजिए। धान जो है, मेज़, मकई, ठीक है, और ग्राउंड नट और कॉटन। और रबी जो है, इसका टाइमिंग आपका नवंबर से अप्रैल हो गया, मोटा मोटी यही टाइम रहता है। और इसमें आपका गेहूँ आ जाता है, वीट, दालें सारी आ जाती हैं, सारे ऑयल सीड्स, आपका लिनसीड, मस्टर्ड, ये सब इसमें आ जाएगा। और ज़ैद में मैंने बता दिया, अभी हमने फॉडर देख लिया, इसके अलावा कुकुम्बर, इसके अलावा मस्क मिलन, और इधर सनफ्लावर का भी फसल जो है ये ज़ैद क्रॉप में ही आ जाता है। ठीक है, इसकी टाइमिंग भी मैंने बताई हुई थी शुरू में ही कि ये मार्च से लेके जून, ठीक है, इस टाइम पे इसको आप हार्वेस्ट करते हैं, जून में, मार्च के आसपास लगाते हैं। तो फॉडर हो गया एक ज़ैद क्रॉप। अगला देखते हैं, द एंडीज एक्सटेंड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। बड़ा ही आसान सवाल, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका साउथ अमेरिका, और ये रही एंडीज़ पर्वत श्रृंखला, ये है एंडीज़ माउंटेन रेंज, है ना। तो ये हो गया साउथ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका वेस्ट का वेस्ट कोस्ट। तो पूरे ही वेस्टर्न एरिया में आपको एंडीज़ यहाँ से यहाँ तक दिख रही है। ये एक फोल्ड माउंटेन है, जैसा कि यूरोप में आल्प्स है और इंडिया में हिमालय है, वैसे ही। तो ये एक वेस्ट कोस्ट पर, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में सिचुएटेड एक पर्वत श्रृंखला है एंडीज़, ठीक है। सिंपल, नो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हैं,
साउथ अमेरिका। जो हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये अर्जेंटीना, यहाँ पे आपका अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इधर कोलंबिया, ठीक है, इक्वेडर, बोलीविया, पेरू, चिली, इन सब कंट्रीज़ में एक्सटेंड करता है। ये पूरा ऑलमोस्ट सारे ही कंट्रीज़ में, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके नेम भी यहाँ पे मेंशन है, चिली, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वेडर, वेनेजुएला, इन सारी ही कंट्रीज़ के अंदर ये पर्वत श्रृंखला एक्सटेंड करती है। तो साउथ अमेरिका हो गया। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो ऑफ दिस वीडियो। तो टोटल 16 सवाल हैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ऑप्शंस हैं ए डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक, बी बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, डी सी डेफोरेस्टेशन और ई है एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो गिवन ऑप्शंस के अंदर जो सही है, ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल नहीं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि प्लास्टिक डिस्पोज करेंगे तो इससे सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। जब तक आप प्लास्टिक को बर्न नहीं कर रहे हो डायरेक्टली, इससे एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है। हाँ, इससे सॉइल पोल्यूशन होता है, अगर ये पानी में फेंक दें तो वाटर पोल्यूशन होता है, बट एयर पोल्यूशन जब तक प्लास्टिक को बर्न नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो यहाँ पे बर्निंग मेंशन है, डिस्पोजल मेंशन है। फिर आते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो जब डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो इससे भी एयर पोल्यूशन डायरेक्टली नहीं होगा। हाँ, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में कमी आ जाएगी, बट डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली बढ़ाता नहीं है एयर पोल्यूशन को, ठीक है। इससे आपका डिफॉरेस्टेशन करने से आपका सॉइल पोल्यूशन अगेन बढ़ेगा, सॉइल वीक होगी, सॉइल इरोजन होगा डिफॉरेस्टेशन करने से, ठीक है। सॉइल इरोजन होगा बट नॉट एयर पोल्यूशन। फिर आता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के भी एक्सेसिव यूज़ से सॉइल पोल्यूट होती है, पानी पोल्यूट होता है। कोई इंडस्ट्री है या फिर कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसका पानी अगर निकल के जा रहा है किसी रिवर के अंदर, तो वो रिवर पोल्यूट हो जाएगी। और आपने खेती करते वक्त अपनी सॉइल पे, अपनी फसल के ऊपर पेस्टिसाइड्स डाले तो आपकी सॉइल पोल्यूट हो सकती है एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज़ करने से। बट इससे एयर पोल्यूशन उतने बड़े मात्रा में नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत ऑफकोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ से एमिशंस होती है पेस्टिसाइड्स के थ्रू भी, लेकिन वो मेजर कॉज नहीं है एयर पोल्यूशन का। जब आप फॉसिल फ्यूल बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलते हैं और दूसरे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये करते हैं एयर पोल्यूशन, ये हैं रियल पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन को आज कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही साथियों। अगले वीडियो में मिलती हूँ मैं दूसरे सब्जेक्ट के एनालिसिस के साथ, और हम सब्जेक्ट वाइज इस तरह से 70th BPSC प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।